हेलो दोस्तों हमारी आज की क्लास का टॉपिक है फ्रेज एंड क्लॉज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा, टेंसेस के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा और उसके बाद काफी हद तक वर्ब्स के बारे में पढ़ा। दोस्तों, जब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन से जुड़कर उससे होने वाली गतिविधि के बारे में हमें बताते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कल की तरह ही हमारी आज की क्लास के भी दो भाग हैं। पहले भाग में हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और दूसरे भाग में हम क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के पहले भाग से, यानी कि फ्रेज के टॉपिक से। फ्रेज शब्दों का वो समूह होता है जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब के मोहताज नहीं होता है, यानी कि उसका सब्जेक्ट से और वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी चीज का उत्तर करने के दो तरीके होते हैं। किसी ने मुझसे कहा, निखिल तुम कहाँ रहते हो? निखिल वेयर डू यू लिव? दोस्तों, मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे इस प्रश्न का उत्तर देने के। पहला ऑप्शन होगा, मैं कह दूं आई लिव इन हरिद्वार, मैं हरिद्वार में रहता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और लिव वर्ब हो गया। जबकि दूसरा तरीका अगर मैं देखूं तो मैं किसी को यह भी कह सकता हूं कि इन हरिद्वार, इसका मतलब मैं हरिद्वार में रहता हूं। तो जब मैंने कहा आई लिव इन हरिद्वार, इसका मतलब जब मैंने उस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य के द्वारा दिया तो इसमें आई सब्जेक्ट था और लिव वर्ब था। जबकि अगर मैं इसका आंसर खाली इन हरिद्वार करके दे दूं तो वो भी एक आंसर हो जाएगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मैं उसको क्या कहना चाह रहा था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मेरे इसी वाक्य पर निर्भर करता है। फ्रेजेस शब्दों का वो समूह होते हैं जिसमें चाहे वर्ब लगा हुआ हो या ना हो, जिसमें चाहे सब्जेक्ट लगा हुआ हो या ना हो, पर फिर भी सामने वाले को अगर अपनी बात समझ में आ जाए तो वो हमेशा फ्रेज कहलाता है। दोस्तों, फ्रेजेस कई तरह की होती हैं, जैसे नाउन फ्रेज। आपने देखा भी होगा, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख कर रखे हुए हैं दोस्तों। इनमें मैं आपको लाइन से बताता चलता हूं कि कैसे हमने यहाँ पर फ्रेजेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है। दोस्तों, पहले नंबर पर देखिएगा, लिखा है द स्ट्रॉन्ग एथलीट। यहां पर मैंने आपसे कहा कि यहां पर एथलीट वर्ड को आप अंडरलाइन करा हुआ देख पा रहे होंगे। दोस्तों, एथलीट एक नाउन होता है। उसके बाद आपने सेकंड सेंटेंस में देखा अ सॉफ्ट कंफर्टेबल पिलो। पिलो मतलब तकिया, जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। दोस्तों, अगर मैं इसके लिए ऐसा कहूं कि द स्ट्रॉन्ग एथलीट, तो इससे आपको पता चल गया मैं ऐसे एक एथलीट के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत स्ट्रांग है। दूसरे वाक्य में मैं ऐसे पिलो के बारे में बात कर रहा हूं जो बहुत सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है। तो अगर इन्हें हम किसी प्रश्न का उत्तर मान लें, जैसे पहले वाले के लिए कि हु इज योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है? मैंने कहा माई फ्रेंड इज अमित, ही इज अ स्ट्रॉन्ग एथलीट। तो ये अ स्ट्रॉन्ग एथलीट आपके लिए क्या हो गया दोस्तों? अ स्ट्रॉन्ग एथलीट मतलब एक आंसर हो गया। आपने कहा हु इज अमित, मैंने कहा अ स्ट्रॉन्ग एथलीट। हु इज निखिल, एन इंटेलिजेंट टीचर। तो इस तरह से अगर आप शब्दों के समूह में बिना किसी क्वेश्चन मार्क लगाए, यानी कि यहां पर भी आप देख सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ आपने पूछा हु इज निखिल। अब मैं एक टीचर भी अगर कह दूं तो ये भी एक नाउन फ्रेज हो गया, नाउन हो गया। वैसे जो सिंगल शब्द होता है दोस्तों वो तो वर्ड होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो फ्रेजेस कहलाएंगे। तो पहले वाले ऑप्शन से आपको पता चल गया, जब मैंने कहा अ स्ट्रॉन्ग एथलीट, इसका मतलब एक ये नाउन फ्रेज हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए अ सॉफ्ट कंफर्टेबल पिलो। आपने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, मैंने कहा अ सॉफ्ट कंफर्टेबल पिलो। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे इन 3-4 शब्दों ने दे दिया। अगर मैं कहता व्हाट डू यू वांट की जगह आई वांट अ सॉफ्ट कंफर्टेबल पिलो, तो इसमें आई और वांट लग जाता, यानी कि सब्जेक्ट भी लग जाता और वर्ब भी लग जाता, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता। पर यहां पर हमें अगर सिर्फ फ्रेजेस की बात करें तो ये वो शब्द होते हैं दोस्तों जिनका मतलब अपने आप में निकलता तो है, पर ये कभी भी किसी सब्जेक्ट या वर्ब की हेल्प उस मतलब को निकालने के लिए नहीं लेते हैं। दोस्तों, नाउन फ्रेजेस वो फ्रेजेस होती हैं जो किसी नाउन की जगह पर लगती हैं, और अगर आप इसको और लंबे तरीके से समझना चाहें तो मैं और बता देता हूं। आई एम गोइंग टू मीट द स्ट्रॉन्ग एथलीट।
अब मैं कहूं आई एम गोइंग टू मीट अमित, अमित क्या हो गया, एक नाउन हो गया। या आई एम गोइंग टू मीट हिम, हिम क्या हो गया दोस्तों, एक प्रोनाउन हो गया। अगर उसकी जगह मैं कह दूं आई एम गोइंग टू मीट द स्ट्रॉन्ग एथलीट, आप मुझसे कहो हु इज द स्ट्रॉन्ग एथलीट, तब मैं कहूं अमित, या मैं कहूं ही इज। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहां पर मैं एक शब्द में आंसर कर सकता था, वहां पर मैंने एक शब्द में आंसर ना करके मैंने इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को चुना। इसका मतलब मैंने नाउन की जगह नाउन फ्रेज लगाया। जैसा अगर आपने सुना होगा आई वॉन्ट एन इरेजर, मैं एक इरेजर चाहता हूं। आई वॉन्ट समथिंग दैट इरेजेस पेंसिल मार्क्स, तो जो पेंसिल मार्क्स मिटाने के लिए मुझे चाहिए होगी वो इरेजर हो गई। आपको ऐसी कई सारी चीजें दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर सुननी पड़ेंगी, जिनके एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, मैंने अभी 2 एग्जाम्पल दे दिया आपको, एक एथलीट वाला दे दिया, एक कंफर्टेबल पिलो वाला दे दिया। अभी जैसे मैंने कहा था आई वॉन्ट समथिंग दैट इरेजेस पेंसिल मार्क्स, दोस्तों यहां पर इरेजेस यानी कि वर्ब आ गया। इसका मतलब ये नाउन फ्रेज नहीं बन सकता, ये क्लॉज में चला जाएगा। तो आज सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि जब कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर आप करें और उस उत्तर में आपको कहीं पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना लगाना पड़े, बिना सब्जेक्ट के भी आप आंसर कर दो, वो फ्रेज बन जाएगा। पहले 2 एग्जाम्पल दोस्तों नाउन फ्रेज के हो गए। दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हो गया वर वेटिंग फॉर यू। दोस्तों अगर मैं इसमें कह दूं वी वर वेटिंग फॉर यू, तो ये तो एक सेंटेंस बन गया कि हम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने यहां से क्या करा दोस्तों, वी हटा दिया, यानी कि सब्जेक्ट हटा दिया, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। अब मैं यहां पर कहूं आई फेल्ट बैड, किसी ने मुझसे पूछा कि कल किसी ने आपके लिए बुरे शब्द कहे, आपको कैसा लगा, मैंने कहा मुझे बुरा लगा, तो ये तो एक सेंटेंस में मैंने आंसर कर दिया मुझे बुरा लगा। पर अगर मैं खाली कहता बुरा लगा मतलब फेल्ट बैड, इसका मतलब यहां पर भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है दोस्तों, खाली वर्ब की बात यहां पर की गई है। तो ये दोनों 3rd 4th एग्जाम्पल हो गए दोस्तों वर्ब फ्रेज के। दोस्तों 5 और 6 एग्जाम्पल ये आपके एग्जाम्पल हैं दोस्तों एडवर्ब्स फ्रेज के। एडवर्ब्स जैसा कि आपको पता है कि ये हमेशा किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के काम आते हैं। तो यहां पे आप देखिए मैंने पूछा एक 2 शब्द लिखे मैंने, इन साइलेंस, है ना, हाउ वुड यू लाइक टू स्लीप, आप कैसे सोना पसंद करोगे, मैंने कहा इन साइलेंस, शांति में एकदम। तो मैंने हाउ का आंसर दिया कैसे, इसका मतलब इन साइलेंस। व्हेन, जैसे मैंने कहा व्हेन वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, मैंने कहा आफ्टर द मील, खाने के बाद। तो यहां पर मैंने व्हेन का आंसर दिया। तो इससे आपको पता चल गया दोस्तों कि व्हेन समय, और दूसरा आपको ऊपर पता चला हाउ कैसे, ये एडवर्ब्स की तरह काम करते हैं। और यहां पर इन्होंने जब फ्रेजेस में इनका आंसर करा, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के इनका आंसर करा, तो ये एडवर्ब फ्रेज बन गए। दोस्तों कल हमने नॉन फाइनाइट्स में जेरेंड्स के बारे में पढ़ा था। रनिंग थ्रू द वुड्स, भागना कहां पे, जंगलों में, तो ये जेरेंड हो गया। यहां पर मैंने पूरी एक लाइन लिख दी दोस्तों। अगर मैंने आपसे कहा वेयर इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहां है, आपने कहा रनिंग थ्रू द वुड्स, आपने कहा वो तो जंगलों में दौड़ रहा है, तो यहां पर ना आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ा, ना ही वर्ब की वो प्रॉपर फॉर्म जिसकी हमें सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल बताने में जरूरत होती है। तो ये रनिंग क्या है दोस्तों, जंपिंग क्या है, ये आपको हमने कल भी पढ़ा था, वर्बल नाउन है। ये नाउन की तरह यूज होने वाले जेरंड्स हैं, जिन्हें हम नॉन फाइनाइट्स में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहां से 2 क्वेश्चन बनाता हूं। वेयर इज योर फ्रेंड, आपने कहा रनिंग थ्रू द वुड्स, वुड्स मतलब फॉरेस्ट। दूसरा मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा जंपिंग लाइन के मंकी, मैं मंकी की तरह कूद रहा हूं। तो यहां पे मेरे 2 क्वेश्चनों का आंसर इन 2 सेंटेंसेस ने कर दिया। इनको हम सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ होता है। तो फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए दोस्तों जो हमसे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर बिना वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के देते हैं। और हमने ये भी देखा कि पहले 2 एग्जाम्पल नाउन फ्रेज, दूसरे 2 एग्जाम्पल वर्ब फ्रेज, तीसरे 2 एग्जाम्पल आपके एडवर्ब फ्रेज, फिर चौथे 2 एग्जाम्पल आपके जेरंड्स। अब इन्फिनिटिव में पढ़िए, टू रन आउट ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाना, खाने की तंगी हो जाना। व्हाट इज बैड, बुरा क्या है, आपने कहा टू रन आउट ऑफ फूड, खाने की तंगी हो जाना। तो ये कल इन्फिनिटिव था, आपने पढ़ा था। उसके बाद लिखा है बिफोर टेम्पल,
वेयर वुड यू लाइक टू मीट मी, मैंने कहा बिफोर टेम्पल, यानी कि टेम्पल के सामने या इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। दोस्तों ये इन्फिनिटिव्स की तरह यहां पर मैंने इसको यूज करा, ये प्रेपोजिशन हो गया दोस्तों, ये प्रेपोजिशन हो गया क्योंकि ये पोजीशन लगने से पहले कह रहा है, बिफोर टेम्पल, मंदिर से पहले। तो यहां पर एक एग्जांपल आपने इन्फिनिटिव का देखा, ये कहलाएगा आपका यहां पर इन्फिनिटिव फ्रेज और ये कहलाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आपने मुझसे पूछा वेयर वुड यू लाइक टू मीट मी, मैंने कहा एट द बस स्टॉप। आपने मुझसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा ऑन मोबाइल या ऑन फोन, इसका मतलब मैं फोन पे बात कर रहा हूं। और इस तरह जब आप किसी प्रेपोजिशन को, किसी इन्फिनिटिव को अपने आंसर में यूज करते हो सामने वाले को बताने के लिए और उस तक आपके आंसर का मीनिंग प्रॉपर पहुंचता है, वो कहलाते हैं दोस्तों फ्रेजेस। दोस्तों इसके बाद हम यहां पर देखते हैं, मैंने यहां पर पार्टिसिपल्स के एग्जांपल भी लिखे हैं। हमने कल पार्टिसिपल्स में पढ़ा था दोस्तों, ये वो वर्ब फॉर्म्स होती हैं जो V3, V2 या V4 की तरह लग जाती हैं। जैसे वेयर इज योर फ्रेंड प्लेइंग इन द पार्क, प्लेइंग खेलने के लिए लगा हुआ है, ये एक्टिविटी नहीं है, ये यहां पर एक वर्ब की तरह लगा हुआ है, उसकी एक्टिविटी बता रहा है आपको, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो यहां पर प्लेइंग इन द पार्क आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। और दूसरे नंबर पे देखिए डिहाइड्रेटेड इन द डेजर्ट, हाउ डू यू फील इन द डेजर्ट, आपने लिख दिया डिहाइड्रेटेड इन द डेजर्ट। अगर आप एक वर्ड में आंसर देते डिहाइड्रेटेड तो ये डिहाइड्रेटेड एक सिंगल वर्ड हो जाता, पर जैसे ही आपने कहा डिहाइड्रेटेड इन द फॉरेस्ट, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं इन शब्दों के समूह से कि जब आप रेगिस्तान में होते हैं तो आपको पानी की कमी महसूस होती है। तो दोस्तों ये दोनों एग्जांपल पार्टिसिपल्स फ्रेज के हो गए। दोस्तों उसके बाद मैंने यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, दो देखिएगा। द बॉय वेंट टू द स्ट्रीट, लड़का गली में गया था। दोस्तों अगर आप ये देखें, जैसे ही आप द बॉय लगा देते हैं ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, पर अगर आप देखें वेंट टू द स्ट्रीट तो ये फेल्ट बैड यानी वर्ब की मदद से बनाई गई आपकी फ्रेज हो जाती है। तो यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप यहां पर इसको भी ऐड कर लेते हैं, द बॉय वेंट, लड़का गया था कहां, टू द स्ट्रीट, गली में, तो ये टू द स्ट्रीट आपका क्या हो गया दोस्तों, फ्रेज हो गया। इससे आपको पता चला कि क्वेश्चन था वेयर डिड द बॉय गो, लड़का कहां गया था, आपने आंसर करा द बॉय वेंट टू द स्ट्रीट। उसके बाद दूसरा आंसर है हिज ब्राउन हेयर स्ट्रीक्ड विथ सनलाइट, उसके जो ब्राउन कलर के बाल थे वो सूर्य की रोशनी से पूरी तरह से स्ट्रीक चमक रहे थे, लाइन से थे। उसके बाद आपने क्या देखा, यहां पर हमें पता चला उसके बाल किस चीज से चमक रहे थे, तो यहां पर आपका आंसर आ गया विथ सनलाइट। इसका मतलब आपको यह पता चल गया कि सूर्य की किरणों के कारण उसके जो ब्राउन हेयर थे दे वर स्ट्रीकिंग। तो यहां पर दोस्तों हमने पढ़ा कि कैसे वो शब्दों का समूह जो किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरे मतलब के साथ, पूरे मीनिंग के साथ दे देता है बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के, वो फ्रेज कहलाता है। अब हमें जाना है अपने वीडियो के दूसरे भाग में दोस्तों, जहां पर हम पढ़ेंगे क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हमेशा होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास फ्रेजेस और क्लॉजेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन हरिद्वार, ये एक क्लॉज है, एक सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों सेंटेंस उन शब्दों के समूह को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर ध्यान रखते हुए कोई मीनिंगफुल बात आपसे कही जाती है। एक ही सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉजेस भी मिल सकती हैं और फ्रेजेस भी मिल सकती हैं। जैसे मैंने कहा आई लिव इन हरिद्वार, दोस्तों इसमें आई लिव क्लॉज हो गया, इन हरिद्वार फ्रेज हो गया, आई लिव इन हरिद्वार एक सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों अब जब हम क्लॉजेस के बारे में इतना जानते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि क्लॉजेस में हमेशा हमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा और दोनों ही जने एक दूसरे का पूरा ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल। दोस्तों हमारे पास क्लॉजेस कई तरह की होती हैं, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होती है, यानी कि उसका अपना एक मीनिंग होता है और वो अपने आप में अपनी संपूर्ण बात आप तक पहुंचा देती है। जिसे छोटे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक सेंटेंस का काम भी करती है, एक सेंटेंस के तौर पर भी पहचानी जाती है। जैसे शी इज हंग्री, वो भूखी है। जैसे ही वॉज फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस कर रहा था। दोस्तों, शी इज एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। अगर मैं कर दूं यू आर हंग्री तो यू भी है और आर भी है। अगर मैं कर दूं ही इज हंग्री, आई एम हंग्री, मैं कुछ भी लगा दूं, कुछ भी लगाने के बाद आप देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। दोस्तों, ये मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि हमेशा कभी भी किसी सेंटेंस में बार बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये एक सिंगल सेंटेंस होता है। सिंगल सेंटेंस में माई नेम इज निखिल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसे आप सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसके अंदर ही आप ये भी देख पा रहे होंगे कैसे एक क्लॉज अंदर समाई हुई है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है डिपेंडेंट क्लॉज। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, पर वो सेंटेंस आपको हमेशा इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों, ऑल्दो शी इज हंग्री, यद्यपि वो भूखी है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों वट एवर दे डिसाइड, इसमें दे और डिसाइड, इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे दोस्तों, एक में शी इज लिखा हुआ है और एक में दे डिसाइड लिखा हुआ है। दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है। अगर आप देखेंगे ये दोनों अपने आप में कंप्लीट भी नहीं है, उसके बावजूद भी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट इनके साथ है। जैसे यहां पर दे और डिसाइड, जैसे यहां पर शी और इज, आप देखेंगे अगर मैं यहां पर वी आर कर दूं, अगर दे आर कर दूं, अगर आई एम कर दूं, उसी तरह अगर मैं यहां पर भी सब्जेक्ट को चेंज कर दूं तो मुझे वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा। और ये फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है और बिना सब्जेक्ट की मर्जी के या बिना सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन के हम वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जो किसी भी प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बाद ही आपको देंगे। वो आधा अधूरा उत्तर फ्रेजेस की तरह नहीं देंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आपने मुझसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आई एम डूइंग माई होमवर्क। अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं तो आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, ये हो गई आपके लिए क्लॉज। डूइंग माई होमवर्क, ये हो गया फ्रेज। आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये हो गया दोस्तों सेंटेंस। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कैसे दो तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और कैसे इन दोनों को हम इंग्लिश में यूज करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा द सन कॉमा विच वी कैन सी इन द स्काई कॉमा इज वेरी हॉट। तो ये जो कॉमा लगा के बीच में क्लॉजेज लग रही हैं दोस्तों, ये हमेशा ही क्लॉजेज होती हैं क्योंकि आपको पता है द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। पर अगर मैं इसमें लिख दूं द सन कॉमा विच इज राइजिंग इन द स्काई कॉमा इज वेरी हॉट, तो विच इज राइजिंग इन द स्काई ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसका मतलब वो क्लॉजेज जो इनकम्प्लीट हैं, जैसे विच इज, हु इज योर ब्रदर, या एक्स वाई जेड कॉमा हु इज योर ब्रदर कॉमा कम्स एंड प्लेज विद मी डेली, तो हु इज माई ब्रदर या हु इज योर ब्रदर, ये आपका क्लॉज हो गया। दोस्तों, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद भी अपना मीनिंग पूरी तरह से क्लियर ना कर पाए, जैसे यहां पर ऑल्दो शी इज हंग्री कॉमा, हमें सेंटेंस पूरा करना था, वट एवर दे डिसाइड कॉमा वट एवर दे डिसाइड वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट, वो जो भी डिसाइड करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ऑल्दो शी इज हंग्री कॉमा शी इज नॉट एबल टू ईट, कहने को वो भूखी है पर फिर भी वो कुछ खा नहीं पा रही है। शी इज नॉट एबल टू ईट, ये अपने आप में कंप्लीट फ्रेज क्लॉज है दोस्तों, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। वो क्लॉज जो अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर करती है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसा कि पहले नंबर पर डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे द अर्थ कॉमा विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन कॉमा इज ए ब्लू प्लैनेट, तो द अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट, ये तो आपको पता चल गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में इसका मतलब क्लियर है।
विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दोस्तों इसमें रिवॉल्व्स आ रहा है यानी कि वर्ब आ रहा है। और विच, व्हेन, हाउ, वेयर, दैट, इस तरह के शब्दों से ये शुरुआत करती है। तो ऐसे सीक्वेंस में ये क्लॉज कहलाती है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज की। रिलेटिव क्लॉज किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, विच इज ब्लू इन कलर, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हु इज योर ब्रदर, हुज बुक इज विद मी, राम, कॉमा, हुज बुक इज विद मी, कॉमा, इज ए वेरी गुड बॉय। तो ये विच, व्हेन, हुम, हाउ, दिस, दैट, दीज, दोज, इन शब्दों से शुरू होने वाले वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने साथ एक वर्ब भी लेकर चलते हैं, फाइनाइट वर्ब, और जो पूरी तरह से दूसरे किसी क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक हिस्सा होते हैं और उन्हें हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर आ गया नाउन क्लॉज। ये फंक्शंस एज ए नाउन। दोस्तों आपने पढ़ा होगा नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। दोस्तों जो नाउन की तरह क्लॉज काम करेगी वो कहलाएगी नाउन क्लॉज, जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी वो कहलाएगी एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब की तरह काम करेगी वो कहलाएगी एडवर्ब क्लॉज। आप यहां पहले एग्जांपल में देख सकते हैं, आई लाइक व्हाट आई सी। मैं कहूं आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यू की जगह मैंने लिख दिया व्हाट आई सी, जिसे मैं देखता हूं। मैं तो आप ही को देख रहा हूं, तो मैंने आपकी जगह लिख दिया व्हाट आई सी। तो ये जो व्हाट आई सी मैंने लिखा दोस्तों, ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसमें आपने देखा एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। और अगर मैं व्हाट आई सी को रिप्लेस करना चाहूं तो मैं लिख दूं आई लाइक एन आइसक्रीम, आई लाइक हर, आई लाइक यू, आई लाइक अस, आई लाइक द फोटोग्राफ, या आई लाइक द सीनरी। तो ये सारे ही शब्द, द सीनरी, द कबर्ड, द पिलो, द आइसक्रीम, ये कुछ भी यहां पे रिप्लेस हो जाएंगे व्हाट आई सी से। तो कभी कभी दोस्तों जब हम एक शब्द की जगह 2-3 शब्दों का ग्रुप लिख देते हैं, जैसे मैं लिख दूं आई लाइक द ब्लू कलर जेम, द ब्लू कलर जेम। यहां पर आपने देखा होगा दोस्तों, ये द ब्लू कलर जेम, द ब्लू कलर जेम, मेरे को क्या पसंद है, द ब्लू कलर जेम। पर यहां पे द ब्लू कलर जेम में किसी भी तरह से किसी भी सब्जेक्ट या वर्ब का यूज नहीं हुआ है, जैसा यहां पर आईसी में हुआ है। तो जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का यूज नहीं होगा वो फ्रेज होगा। जैसे मैंने कहा आई लाइक द ब्लू कलर जेम, तो ये द ब्लू कलर जेम क्या हो गया, नाउन फ्रेज। आई लाइक व्हाट आई सी, यहां पर एक सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, तो ये हो गया आपके लिए एक नाउन क्लॉज। दोस्तों उसके बाद दूसरा एग्जांपल आप देखिएगा बोर्ड पर, यहां लिखा है यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हो। यू मे सिट देयर, अगर मैं देयर कह दूं तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया दोस्तों। तो मैंने देयर की जगह क्या कह दिया, वेर एवर यू लाइक, जहां आप पसंद करो। तो अगर मैं चाहूं दोस्तों तो इस वेर एवर यू लाइक को मैं रिप्लेस कर सकता हूं हेयर से, देयर से, या किसी और शब्द से, है ना। यू मे सिट हेयर, यू मे सिट देयर, पर मैंने उसकी जगह क्या यूज करा दोस्तों, वेर एवर यू लाइक। इसका मतलब मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करा, जहां आप चाहो, यहां वहां। हम कई बार ऐसा कहते हैं ना, जहां बैठना चाहो, यहां वहां। तो यहां वहां तो एक सिंगल वर्ड होता दोस्तों, इसका हमारे इस टॉपिक से कोई लेना देना ना होता। पर जब हमने देखा वेरेवर यू लाइक, जहां आप चाहो, जहां आप चाहो मतलब यहां या वहां, तो हमने इन दो शब्दों की जगह ये बड़ी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट भी मिल गया और एक वर्ब भी मिल गया। इसका मतलब वेरेवर यू लाइक, जो हमने अभी रिलेटिव क्लॉज में पढ़ा, विच, व्हेन, हाउ, वेयर, इनसे स्टार्ट होने वाला, तो ये क्लॉज हो गई दोस्तों। उसके बाद लास्ट है दोस्तों द अम्ब्रेला विच हैज ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। तो दोस्तों ये विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, ये विच हैज ए ब्रोकन हैंडल मतलब जिसका एक टूटा हुआ हैंडल है वो मेरी है। वो अम्ब्रेला जिसका एक टूटा हुआ हैंडल है। दोस्तों आपको पता है अम्ब्रेला का हैंडल कैसा है, टूटा हुआ। इसका मतलब अम्ब्रेला कैसी है, टूटी हुई। अगर मैं कहता था ब्रोकन अम्ब्रेला इज माइन, तो ये ब्रोकन वर्ड अपने आप में एक सिंगल वर्ड होता और ये एक एडजेक्टिव होता जो वर्ब से बना होता, तो इस शब्द का हमारे टॉपिक से कोई मतलब नहीं होता। पर अगर मैंने यहां पर लिख दिया था अम्ब्रेला, अगर मैं लिख देता विच इज ब्रोकन, तब भी चलता। अब मैंने यहां लिखा विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, तो विच हैज ए ब्रोकन हैंडल, इसका मतलब ब्रोकन अम्ब्रेला, टूटी हुई अम्ब्रेला, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहां पर, वो मेरी है। पर इसको यहां पर एक एडजेक्टिव को अगर यूज करते दोस्तों तो एक सिंगल शब्द यूज होता, पर मैंने यहां पर विच हैज लगा दिया,
यानी कि एक वर्ब का यूज कर दिया, इसलिए क्या बन गई आपके लिए दोस्तों, एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गई। तो इसका मतलब अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है कि कैसे फ्रेजेस और वर्ब्स में जो मेन डिफरेंस होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का होता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तब तो वो हमेशा कहलाएगा आपके लिए क्लॉज। पर अगर किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ना लगा हुआ मिले तो वो कहलाएगा फ्रेज। ये फ्रेजेस हमेशा कुछ कम शब्दों में अपनी बात का मतलब आपको समझाती हैं। इनके टाइप्स के बारे में अब हम अपने वीडियो के पहले भाग में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करा। दोस्तों आगे आने वाले समय में हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले इस टॉपिक को कवर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए आज इस टॉपिक को हमने कवर करा है। कल दोस्तों इसी टॉपिक का हम रिवीजन करेंगे। इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे जो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं या जिसको पढ़ने के बाद फ्रेजेस और क्लॉजेस हमारे ब्रेन में पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों में से जो कोई भी सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अच्छे से समझना चाहता है वो आज की क्लास का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुने। जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से कॉपी में नोट करे और कल हम जब सेंटेंसेस की मदद से इस टॉपिक को पूरी तरह से समझे तो वो पूरी तरह से अलर्ट होकर के अपने पढ़े हुए टॉपिक की रिवीजन जरूर करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम मिलेंगे इस टॉपिक के रिवीजन करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।